तो आज हम लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं और लखनऊ एयरपोर्ट में हम चुनाव के मिजाज को जानेंगे। 11 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 11 तारीख बस नजदीक आ चुकी है, जो कि नेताओं के भाग्य का फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिस पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश का सिंहासन किसके हाथ में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आज हम साथ पहुंचेंगे और चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे भी कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चलेंगे और उनके साथ हम जानेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या है। तो आइए हम चलते हैं अखिलेश यादव के साथ और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश क्या कहता है। एक ऐसी शख्सियत जिसने खेत खलियान को बहुत करीब से देखा और वो विदेश की जमीन पर पहुंचा, वहां से शिक्षा भी प्राप्त की। आप समझ चुके होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। 11 तारीख को सबको इंतजार है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर पड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा अगर यहां पर दांव पर है तो अखिलेश यादव का भविष्य भी। अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, पूछेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की सियासत को वो किस रूप में देखते हैं। अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का चुनाव हो चुका है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है तो अखिलेश यादव का भविष्य भी दांव पर है। क्या मानते हैं? क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ये, और आबादी का भी, और जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा चुन करके आते हैं सांसद, तो ये प्रदेश जबकि प्रधानमंत्री दे रहा है, सांसद दे रहा है सबसे ज्यादा, तो लोगों की निगाहें भी इसी पे इसीलिए हैं क्योंकि जो भी फैसला होगा वो आने वाले चुनाव पर असर डालेगा। ये चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि केंद्र सरकार की भी नीतियों पर प्रश्न लगता है इस बात को लेकर के। और हम तो ये कह सकते हैं कि जनता आकलन करती है जब कभी भी चुनाव होते हैं कि आखिरकार किस सरकार ने बेहतर काम किया है। और हम अपना काम बता रहे हैं जो 5 साल में किया है। हम उनसे कहते हैं कि उन्होंने जो भी काम किया है 3 साल में, जिससे प्रदेश को लाभ मिला है, कम से कम जनता के सामने रखा जाए। ये बात कहना कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे चला जाएगा, कम से कम हमें बताएं कि और प्रदेशों में हमारी समाजवादी सरकार से बेहतर क्या स्कीम चल रही है, कौन सी योजना है जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार से बेहतर वहां पर स्कीम चल रही हो, किसान के लिए कोई विशेष सुविधा चल रही हो, नौजवान को रोजगार देने की चल रही हो, या आर्थिक जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का बेटर करने के लिए कोई योजना चल रही हो। मैं कह सकता हूं देश की सबसे अच्छी सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आने वाले समय में पूर्वांचल को जोड़ने का काम करेगी। ये बड़ी सड़क है, उदाहरण है, ये देश में किसी ने नहीं बनाई होगी। वहीं हम 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, जो गरीब परिवारों की महिलाएं उनके डायरेक्ट अकाउंट में पहुंच रहा है। ये डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, हम समाजवादी लोग लैपटॉप दे चुके हैं, आने वाले समय में लैपटॉप भी देंगे और स्मार्टफोन भी देने का वादा कर रहे हैं। तो कम से कम संतुलन बनाने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चीनी में नंबर 1, आलू में नंबर 1, एक्सप्रेस वे आपने बनाया, मेट्रो आपने दी, उसके बावजूद भी चुनाव में इतनी मशक्कत क्यों? विरोधी क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ काम के अलावा जात, धर्म और तमाम चीजें भी आती हैं। बीजेपी के लोग बिजली पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि हम बिजली 24 घंटे दे रहे हैं शहरों को, और कह रहे हैं कि बिजली हमने रमजान में ज्यादा दी थी, दिवाली होली पे नहीं दी थी। ये कौन मान लेगा? आंकड़े बताते हैं, जमीन पर हकीकत ये है कि समाजवादी लोगों ने बिना भेदभाव के पूरी बिजली दी है। ये तमाम वो चीजें हैं जो इस मुद्दा बन रही हैं। अखिलेश जी, बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव में जात पात, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, इनके नाम पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। उसके बावजूद भी अगर बिजली को ईद और दीपावली पर बांट दिया गया है तो कैसे देखती है? मैं ये कहता हूं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो तो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कम्युनल एज पे चला जाए, वो हुआ नहीं, और वो
वो उनकी बहुत कोशिश रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, जिसने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। आखिरकार फिर एक बार काम की तरफ जनता देख रही है। मैं कह सकता हूं, काम का जब आकलन होगा तो जनता समाजवादियों को मौका ज्यादा देगी। हमने देखा था कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, हर कोई शुरुआती दौर में विकास की बात कर रहा था कि विकास पर चुनाव होगा, लेकिन ये चुनाव शमशान और कब्रिस्तान में बदल गया। ये चुनाव गधा पुराण पर चल निकला। ये चुनाव बिजली को लेकर भेदभाव कर रहा है कि इधर ये क्या मानते हैं? क्या विकास के पद से पार्टियां हिल गई हैं? मैं समझता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम समाजवादियों ने काम करके दिखाया है और काम का आकलन होगा। हम तो कहते हैं कि हम अपना काम बता रहे हैं, कम से कम वो अपना काम बताएं कि उन्होंने कौन सा काम किया है। वो कहते हैं काम नहीं कारनामा होता है। मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जो उनके तमाम टीम के लोग हैं, जिन्होंने कोई ना काम किया हो, ना काम करना ही उनका कारनामा बता रहा है। हम तो कहते हैं कि जो काम हमने किए हैं उसके बराबर कोई काम किया हो तो बता दें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गंगा ने बेटे को बुलाया है, और उमा भारती कहती है कि 4 राज्यों ने तो अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। नहीं, उसमें यह है कि जो संघीय ढांचा है उसमें यह है कि प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हर चीज अपने बस में कर लेना, अपने लोगों के साथ हो जाना। हम कहते हैं कि हम पे भरोसा करो। हम जितना आप गंगा को मानते हो उससे ज्यादा हम गंगा को मानते हैं। हमने कम से कम उदाहरण पेश किया है कि गोमती साफ हो सकती है, वर्णा पे हम काम कर रहे हैं, यमुना पे हम काम कर रहे हैं। तो 3 नदियों पे तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं। हमारे विभाग को अनुभव है, सरकार को अनुभव है। आप हमें भरोसा क्यों नहीं करते? एक बड़ा मुद्दा रहा है, बीजेपी ने भी इसको उठाया था, क्योंकि उमा भारती चुनाव लड़ रही है कि बड़ा राज्य होता है तो दिक्कत होती है विकास को, और छोटे राज्यों में उनको बांटा जाए तो ज्यादा विकास होता है। क्या कभी आपकी सोच, आपकी परिकल्पना रही है कि उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा जाए? जो बड़ा राज्य होता है बड़े काम कर सकता है। छोटे राज्य हमेशा केंद्र की तरफ देखते हैं, और जितने भी छोटे राज्य बने हैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण उसने इधर नहीं दिया है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर बड़ा प्रदेश है तभी इसकी इंपॉर्टेंस है, तभी इसकी गरिमा है, तभी गर्व करते हैं लोग, तभी प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तभी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री स्टेट ने दिए हैं। मैं आने वाले समय में ये करने जा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर लखनऊ आना चाहता है तो उसको 5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा और लखनऊ पहुंच जाएगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, अगर मान लीजिए स्टेट बनाओगे, आप पैसा कहां से लाओगे स्टेट बनाने का? आपको नए जिले बनाने पड़ेंगे, नई तहसीलें बनानी पड़ेंगी। जिस पैसे से लोगों के बीच में खुशहाली आ सकती है, वो पैसा आप बिल्डिंगें में और इमारतों में लगा करके पूरा बर्बाद कर दोगे। अगर ऐसा है तो फिर बुंदेलखंड आज भी पिछड़ा क्यों है? हमने खबर सुनी थी कि आप बुंदेलखंड से चुनाव भी लड़ने वाले बगीना से, लेकिन नहीं हो पाया। मैं ये कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड में जितना समाजवादियों ने काम किया, डैम बनाना, पानी के लिए व्यवस्था करना, बिजली की बनाना, 4 लेनिंग सड़क से जोड़ना, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, एग्रीकल्चर को जो यूनिवर्सिटी पिछली सरकार ने बनाई थी उसको चालू हालत में लाना, डेयरी के काम को बढ़ाना, मैं समझता हूँ समाजवादियों ने बहुत काम किया। यही काम अगर खत्म हो जाएगा, बुंदेलखंड को भी आप देखेंगे कि बुंदेलखंड भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि 11 तारीख को करंट लगने वाला है आपको, विरोधियों को। अब ये तो बिजली से बात आई है कि करंट लगेगा, और मैं ये कह सकता हूं उनको अब करंट की चिंता नहीं करनी चाहिए। करंट अगर हमें लगेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि करंट उधर भी थोड़ा चला जाए, इसलिए करंट के बाद वाले जो होना है असर वो उधर दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच बीजेपी के तमाम नेताओं से आपकी बात तो होती होगी, क्या बोल रहे हैं? मेरी किसी से बात नहीं होती, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मेरी बात नहीं होती। ऐसा? हाँ, मेरी नहीं। अच्छा, एक चर्चा ये सुनने में आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये विधानसभा चुनाव जीत गए तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, और अगर नहीं जीते तो? मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं। मैं जीतूं और हमारी सरकार बने, हम उत्तर प्रदेश में रहना पसंद करेंगे, और ना जीतने का तो हम सोचते ही नहीं है। 11 तारीख तक तो ना जीतने का सोचते ही नहीं है। जो परिणाम आएगा हम स्वीकार करेंगे 11 के बाद। हाँ, नहीं, लेकिन अगर ना जीते तो? ये हम सोचते ही नहीं है निगेटिव। एक बड़ा नेता हर चीज लेके चलता है। मैं ये कहता हूँ कि मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि जनता समाजवादियों को मौका देगी। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और
पूरे देश में एक अलग है कि भाई देश का युवा नेता अखिलेश यादव और देश के युवा नेता राहुल गांधी। क्योंकि इस पूरे प्रचार में क्या आपके पास कभी भी कहीं से भी मुलायम सिंह जी का कोई संकेत, सलाह के तौर पर, संदेश के तौर पर? नेताजी का आशीर्वाद है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, लोग जाने क्या क्या पूछने लगते हैं। नेताजी प्रचार में कई जगह गए हैं और हम तो कहेंगे कि जहां जाना चाहे नेताजी को जाना चाहिए और अच्छा होगा कि पार्टी सरकार में आए, उनका भी जाना और प्रचार के लिए ठीक है। लेकिन अभी तो हम ही लोग प्रचार कर रहे हैं, अभी नेताजी को क्यों तकलीफ देनी? मैं निगेटिव बात कभी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो आपके पिता रहे हैं और राजनीति के बड़े अच्छे ज्ञाता भी रहे हैं। तो क्या कोई सलाह संदेश के तौर पर या सीधे आपको फोन किया हो या डिंपल जी को फोन किया हो कि नहीं ऐसा नहीं है? नेताजी तो ये चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, ये मैंने कई बार उनसे सुना है। तो फिर वो कमर कस के प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कई जगह वो गए हैं और अब तो 2 दिन का प्रचार बना है, ये तो हम ही प्रचार कर लेंगे 2 दिन का, बस वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने, या नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी में जिसको जहाँ जाना था, जिसको इधर उधर होना था, सब हो गए? पार्टी में रहते भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। अब तो मैं समझता है ऐसा नहीं होगा, अब बहुत लोग नहीं होंगे ऐसे जो है। मैं समझता हूँ जनता समझती है, उन बातों का कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपके साथ साथ आपके बराबर की कमान डिंपल जी ने संभाल रखी और इस पूरे राजनीतिक चक्रव्यूह में मुझे लगता है कि उनकी जो सभाएं हैं, उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है, उन्होंने भी ये सोचा कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। और वही एक दूसरा चेहरा जो समाजवादी पार्टी में सबसे प्राथमिक तौर पर देखा जा रहा है। ये कैसे शुरुआत है? ये अच्छा है कि डिंपल जा रही है प्रचार में, और सबसे बड़ी बात है जितने भी महिलाओं से संबंधित इश्यूज हैं जो सरकार ने काम किए हैं, मान लीजिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 का काम हुआ है, महिलाओं के लिए कन्या विद्याधन हुआ है, जो बेटी आगे पढ़ना चाहती है, अच्छे नंबर प्राप्त करे, उसको हम कन्या विद्याधन दे रहे हैं। वहीं 55 लाख महिलाओं को समाजी पेंशन दे रहे हैं और उनके लिए एक अलग एम्बुलेंस चल रही है 102। तो तमाम महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको जनता तक पहुंचाना, आखिरकार आधी आबादी को भी तो वोट करना है। अब उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनके बच्चों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, शिक्षा कैसे अच्छी हो, इन तमाम विधियों पे, और न्यूट्रिशन मिशन में कि क्या जरूरत है कि खाना कितना स्वस्थ होना चाहिए या शरीर के लिए खाना, समय पर खाना कितना महत्वपूर्ण होता है, उन तमाम बिंदुओं को भी मैं समझता हूँ आधी आबादी तक अगर पहुंचाने का काम कर रही है, ये तो पार्टी की बड़ी मदद हो रही है। तो ऐसी इसकी शुरुआत कैसे हुई, ख्याल कैसे आया है कि नहीं आप भी प्रचार में जाइए? पार्टी ने और हमने तय किया कि जितनी भी महिलाएं प्रत्याशी हैं, क्योंकि चुनाव का समय कम था, इतने समय में सबके यहाँ पहुंचना, तो हमारी पार्टी की राय ये बनी कि जितनी भी महिला प्रत्याशी हैं उनके यहाँ सबसे पहले डिंपल को जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। शुरुआत वहां से हुई। आप दोनों का प्रेम विवाह हुआ है, क्या आपने कभी सोचा था कि कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करेंगे राजनीति में, तब जबकि अपने साथ छोड़ दें? मैं तो यही कहूंगा कि जब शादी करते हैं तो पंडित जी यही कहते हैं कि साथ साथ रहना, कंधे से कंधे मिला करके रखना, एक दूसरे को सब बातें बता देना, यही शायद 7 फेरों में यही बताया जाता है, पंडित जी यही कहते हैं। क्योंकि आप साथ साथ प्रचार में निकलते हैं, जब आप भी प्रचार से वापस जाते होंगे, वो भी प्रचार से वापस आती होंगी, तो किस तरह की चर्चा होती है? स्वाभाविक है, क्योंकि जो सभाएं उन्होंने की हैं उन सभाओं के बारे में बताते हैं और जो सभाएं मैंने की हैं वो बताते हैं, और बहुत ज्यादा फिर बात नहीं होती है। ये बच्चे भी हैं तो बच्चों का भी ध्यान रखना, इधर तो वो भी कभी कभी टीवी पे देख लेते हैं कि कहाँ कार्यक्रम किसका हो रहा है। हाल ही में डिंपल जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब अमर सिंह टीवी पे आते हैं तो वे टीवी बंद कर देती हैं और बच्चों को भी नहीं देख लेते। नहीं, वो क्योंकि उन्होंने दिया, वो टीवी बंद करती होंगी, हमें तो टीवी देखने का ही मौका नहीं मिलता। हमने तो किसी का इंटरव्यू भी नहीं देखा अभी तक। तो आपने इस बीच कोई बयान, कोई सूचना? बहुत सुनने में आया कि अमर सिंह जी आजकल कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी जीत रही है, बड़े दम के साथ कहते हैं। मैं कहता हूँ जिसको जो विचार रखने रख सकता है, असली परिणाम 11 तारीख को आना है। जनता काम को वोट देना चाहती है, वो अपने जीवन में जनता बदलाव चाहती है, समाजवादी लोग हैं, कम से कम उस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम करना है।
इस बीच जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि पूरी केंद्र की सरकार है और बनारस में आप जा भी रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, बनारस में आपका रोड शो भी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बनाम कई? मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि बड़ी संख्या में मंत्री लोग आए हैं। कम से कम ये मंत्री लोग अपने विभागों के काम तो बताएंगे जनता को, और मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा। जनता उनसे पूछेगी आप मंत्री हैं और आपके विभाग ने बनारस को क्या दिया है। ये तो अच्छा है, हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जब काम नहीं बता पाएंगे तो जनता एक बार फिर समाजवादियों पर भरोसा करेगी। हमेशा एक आरोप लगता रहता है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि आपने बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है आपके अंदर छटपटाहट रही होगी कि समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो क्यों ना चीजें बेहतर की जाएं। और आपने वो कदम भी उठाया, इसका आपका विरोध का सामना भी करना पड़ा, आपके खिलाफ एक विरोध भी देखा, लेकिन एक नई शुरुआत लोगों को दिखाई दी। हमेशा समाजवादी पार्टी में एक आरोप लगता है परिवारवाद का, आपको खलता है? मैं ये कहता हूँ कि कोई भी राजनीति में आए, परिवार का सदस्य आए या कोई भी आए, अंतर्गतवा जनता ही तय करती है कि नेता कौन होगा, और जो जनता के बीच में काम करेगा उसको जनता आगे बढ़ाएगी। आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जनता के संघर्ष और जनता के साथ जो रहता है वो नेता बनता है। हम किसी को मौका दे सकते हैं, परिवार किसी को मौका दे सकता है, लेकिन उसको वहां खड़ा रहने के लिए उसे खुद मेहनत और काम करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपने करप्शन पे बात बोली, आपने अपराधियों पर काम किया, लेकिन ये एक आरोप है जिसका विपक्षी पार्टियां फायदा उठाए। इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? करना तो आपको अपने घर से। मैं तो ये कहता हूं कि जो फील्ड में जनता के बीच में रहेगा, मैं या कोई भी है, हमारे परिवार में भी अगर कोई जाता है फील्ड में, चुनाव लड़ता है, और जनता तय करेगी उसमें किसको मौका देना है कि नहीं देना है। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा तो यही है कि आपको जनता को फेस करना पड़ेगा। और जो बात आप पूछना चाहते हैं, मैंने कहा कभी भी अगर होगी कोई बात कि भाई परिवारवाद हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर शुरुआत करनी पड़ेगी तो मैं अपने परिवार से शुरू कर दूंगा। इससे मैं कहूंगा कि डिम्पल तुम चुनाव मत लड़ो, या मैं ना चुनाव लड़ूं। लेकिन ये बात आज की नहीं है, वो जब होगा तब देखा जाएगा। मतलब ये एक संकेत है। देखिए, अखिलेश जी ने बड़ी साफगोई के साथ कहा है कि अगर शुरुआत करनी होगी तो सबसे पहले मैं करूंगा, और इस तरह की बातें वही व्यक्ति करता है जो करने की दम भी रखता है। अखिलेश जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपराधियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया कि पार्टी में अपराधी नहीं होने चाहिए। उसके बाद अंसारी साहब आपके यहाँ नहीं आए, वो बीएसपी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी ने भी करीब करीब दिए हैं। तो देश के तमाम राजनेता जो राजनीति में अपराधीकरण की बात तो करते हैं, सेमिनारों में बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, संसद में बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, विधानसभा में चर्चा करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। ये लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलना, और हर पॉलिटिकल पार्टी की ये कोशिश होती है कि जो क्षेत्र में जो ताकतवर है, जो जनता के बीच लोकप्रिय है, उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो अपराधी हो। कई बार पॉलिटिकल पार्टी जिनकी बहुत अच्छी इच्छा भी नहीं होती जनता में, उनको अपने दल में ले लेते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिला है लोकतंत्र में, हम और आप कह सकते हैं छवि खराब है, लेकिन वो जनता में लोकप्रिय है और चुन करके आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जिनके बारे में जनता ये मानती है कि इनकी छवि बेहतर नहीं है या इनसे नुकसान हो सकता है, वो हमने राय अपनी पार्टी में बनाई है। मैं समझता हूँ जिनकी खराब छवि होगी जनता में, उनको हम मौका नहीं देंगे। एक मुद्दा बार बार विरोधी आजकल कहते हैं और अखबारों की सुर्खियां भी हैं, गायत्री प्रजापति आपके घर में छुपे हैं, तो वाकई सही है या चुनावी जुमला है? देखिए, वो भी कौन कह रहा है? बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। हम तो कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष कल सामान आमान लेकर के आ जाओ और मेरे संग मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि पहले देख नहीं पाए हो, इस बार देख नहीं पाओगे। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि आओ तुम्हें घुमा दूं मुख्यमंत्री आवास। ये बातें कहना, मैं कोई बात कह दूं कि प्रधानमंत्री ऑफिस में कोई छिपा हुआ है, मैं कहूं, अगर ये कहें कि हमारे घर में प्रजापति छिपे हुए हैं, हम कहें कि दाऊद और सबके फोन आते हैं प्रधानमंत्री ऑफिस से, सीधा संपर्क है, तब ये कोई बात हुई चुनाव में? हम कहते काम क्या किया ये बताओ पहले तो, और फिर ट्वीट कर रहे हैं आजकल। अरे नई चीज सीख ली है तो ट्वीट कर रहे हैं कि प्रजापति हमारे घर में। हम तो कहेंगे आए प्रदेश अध्यक्ष जी देख लें आगे हमारा घर, जब चाहे तब देख लें घर आके, और अभी चले सामान लेकर के। अभी जब मैं वापसी में आऊं तो कहीं घूम रहे हो तो आइए हमारे साथ चलिए। तो
तो फिर ये क्यों आरोप लग रहे हैं? प्रजापति को, गायत्री प्रजापति को पुलिस क्यों नहीं पकड़? मैंने ये कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, सरकार पूरी ईमानदारी से जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन कभी कभी आप देखिए, सरकार को बदनाम किया इन्होंने बदायूं वाले मामले में, इन्होंने कभी माफी मांगी जब सच्चाई सामने आ गई, इन्होंने बदनाम किया अरुण वर्मा, एक विधायक जो सुल्तानपुर में है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इस केस में क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन सरकार किसी के लिए पक्ष में नहीं खड़ी होगी, उसे न्याय दिलाने का काम सरकार का है। और कम से कम समाजवादियों पे लोगों को भरोसा है, वो भरोसा बढ़े, ये सरकार करेगी। कुछ चर्चाएं हैं जो चलती हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे शोज किए उत्तर प्रदेश में पब्लिक के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश साथ में तो आ गए हैं, लेकिन जो बिहार में हुआ, यानी कि लालू प्रसाद यादव का वोट और नीतीश कुमार का वोट साथ में आया और उसके बाद जीत हुई, ऐसा दिख नहीं रहा। नेता तो साथ में आ गए, लेकिन उनका वोटर साथ में नहीं। अब 2 दिन की बात है और परिणाम आ जाएगा 11 तक। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। चुनाव 2 दिन का है, 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सब बातें सामने आ जाएंगी। जब समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बना लेगा तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जनता की भी समझ में नहीं आ रही है। मोदी जी कहते हैं हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, आप कहते हैं हम सरकार बना रहे हैं, मायावती जी कह रही है कि सरकार में तो हम आ रहे हैं, ये सब देखते रह जाएंगे। सरकार बन कौन रहा है? सबके अपने अपने दावे हैं। देखिए, तो 11 तारीख का इंतजार क्यों नहीं करते लोग? मैं तो कहता हूं, मैं जो बात पहले दिन से कहता आया हूं वो मैं आज भी कह रहा हूं कि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार बनेगी और देखिएगा 300 के लगभग सीटें पहुंच जाएंगी। नंबर 1, आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, बीच में गठबंधन की बात करने लगे, तो अगर गठबंधन की कोई बात करने लगे और प्रधानमंत्री स्तर से बात आने लगे तो इससे जाहिर होता है कि वो कमजोरी दिखा रहे हैं। फिर कोई नई बात, आप वाराणसी में 3 दिन रहेंगे, उन्हें अपनी लोकसभा के लोगों पर ही भरोसा नहीं है, उन्हें इतना समय गुजारना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें बता रही हैं कि ये जनता में बहुत पीछे हैं। वहीं हमारी जो पत्थर वाली सरकार वाली नेता हैं, अब कह रही है कि मैं स्मारक को मूर्ति नहीं लगाऊंगी, अब मैं विकास करूंगी। कम से कम कुछ बदलाव तो दिखाई दे रहा है। और जब विकास करने का मौका था तब इन्होंने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा ली। इन पर भरोसा कौन करेगा? तो इसलिए जनता आज के जमाने में, आज व्हाट्सएप से जनता जानकारी पा रही है, सोशल मीडिया से जानकारी पा रही है, टीवी से जानकारी पा रही है, अखबार से जानकारी पा रही है। कोई जनता को धोखा नहीं दे सकता। आज हम ट्रांसपेरेंट सोसाइटी में जी रहे हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है उस तरह का उनके जीवन में भी बदलाव आए। कम से कम समाजवादी लोग उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि तमाम राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि अगर बहुमत किसी को नहीं मिला तो कौन किसके साथ जाएगा। बीजेपी मायावती के साथ जा सकती है, आप भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके गठबंधन को नहीं मिला तो आप किसके साथ जाएंगे? तो ऐसी संभावना है कि विकास के 2 महापुरुष, एक तो मोदी जी अपने आप को कहते हैं, दूसरा आप अपने आप को बोल रहे हैं, तो क्या विकास के 2 महापुरुष उत्तर प्रदेश में कुछ? मैं कभी भी ये बात नहीं सोच सकता हूँ कि हमारी सरकार नहीं बन रही है या बहुमत नहीं आ रहा है। मैं बात ही इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुमत आएगा और सरकार बनेगी। हमें किसी भी दल के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी या जाएंगे नहीं? मैं जाऊंगा भी नहीं और पड़ेगी भी नहीं। पहली बात तो ये कि जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरी बात ये कि जाऊंगा नहीं किसी के साथ। और बहुजन समाज पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन सबसे आगे है। क्या ऐसी संभावना है कि बुआ भतीजे की मिलन करी हो सकता है? मैं उस पहलू पे जा ही नहीं रहा, इसलिए क्योंकि समाजवादी और कांग्रेस के समर्थन जनता दे रही है। मैंने सभाएं देखी हैं, जितने लोग निकल करके आए हैं, अगर एक सभा में अगर लोगों ने वोट डाल दिया तो समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बना लेगी। 11 तारीख का इंतजार आपका परिवार भी बेसब्री से कर रहा है, क्या परिवार से कोई संदेश? नहीं, कोई संदेश नहीं, वो तो 11 तारीख को पता लगेगा क्या होना है। कुछ महसूस होता है, कुछ लगता है कि अगर नहीं हुआ तो? मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, मैं नेगेटिव ही नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ सब अच्छा होगा।
ऐसा हाँ, आपको विश्वास है? मुझे विश्वास है जनता एक बार मौका देगी, फिर सरकार बनेगी समाजवादी। ऐसा क्या छूट गया इस बार जो अगली बार करेंगे? मैं वो भी नहीं बात कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जनता ने मेरा काम देखा है, अगली बार मौका मिलेगा तो इससे ज्यादा रफ्तार से काम करेंगे। ऐसा, और दिल्ली की तरफ नहीं देखना? हाँ, मेरा वो कोई बहुत बड़ा सपना दिल्ली के लिए नहीं है। जो दिल्ली से दूर रहता है वो ज्यादा खुश रहता है। तो मोदी जी तो दिल्ली रह के भी वापस आ रहे हैं। अब उनको कैसा दिल्ली लग रहा होगा, वो रहते हैं, वो जानते होंगे। मैं तो नहीं जाता दिल्ली ज्यादा, मुझे लखनऊ अच्छा लगता है, यूपी अच्छा लगता है। तो ये आप दावे के साथ करें कि आपकी सरकार बन रही है? मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जनता ने मन बनाया है, समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा सीट और सरकार बनेगी। तो अखिलेश यादव दावे के साथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, गठबंधन के साथ बन रही है, और जितने भी दावे, जितनी भी बातें विपक्षियों द्वारा की जा रही हैं, 11 तारीख को सबके साथ हिसाब किताब बराबर है।